Hello and welcome to GK with BK. So let's start today's session. In this video we will discuss important questions of biology that are important for रेलवे ग्रुप डी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो ट्रेकिया होता है जिसे श्वास नली भी बोला जाता है का इसका प्राथमिक विभाजन क्या कहलाता है. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ब्रोंकोई. जो हमारी श्वास नली होती है ट्रेकिया इस तरह की, और इसमें यहाँ गले के इस जो इससे गले वाले भाग में जो पाया जाता है उसे बोला जाता है लेरिंग्स. लेरिंग्स बोला जाता है. और लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है. यहाँ से वॉइस निकलती है इसलिए इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है किसे, लेरिंग्स को. और जो ट्रेकिया होता है इसका दो विभाजन होते हैं इस तरह, ये और ये दोनों फेफड़ों से जुड़े रहते हैं. तो ये दोनों जो विभाजन है ये ब्रोंकोई कहलाते हैं. ट्रेकिया का ही विभाजन है दोनों. और जो वापस जो ब्रोंकोई होती है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिससे इन भागों को क्या कहा जाता है, इन्हें ब्रोंकोइलिस बोला जाता है. ब्रोंकोइलिस इन्हें बोला जाता है. और इन ब्रोंकोइलिस से जुड़ी होती है अंगूर जैसी छोटी छोटी संरचनाएं जिन्हें बोला जाता है एल्वियोलाई या फिर कुपिकाएँ. एल्वियोलाई या फिर इन्हें कुपिकाएँ बोला जाता है. तो ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है जो हमने देखा. और इस प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है जो ट्रेकिया का, ये जो ट्रेकिया है इसका प्राथमिक विभाजन तो ब्रोंकोई होता है. और ट्रेकिया का जो द्वितीय विभाजन होता है दूसरी बार में इसका विभाजन क्या कहलाता है, तो ये ब्रोंकोइलिस होता है. और जो ब्रोंकोइलिस होता है यही प्राथमिक विभाजन होता है किसका, ब्रोंकोई का. ब्रोंकोई का यही प्राथमिक विभाजन क्या है, ब्रोंकोइलिस. और श्वसन संबंधित एक रोग भी है जिसे ब्रोंकोइटिस बोला जाता है. और तो हमने देखा क्वेश्चन का जो आंसर होगा ब्रोंकोई. ब्रोंकोई बोला जाता है ट्रेकिया का प्राथमिक विभाजन. और लेरिंग्स किसे बोले जाते हैं, तो वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लेरिंग्स. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत की कुचालक धातु है. तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती हैं. विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है. लेकिन जो लेड होती है जिसे शीशा भी बोला जाता है, शीशा उपयोग इसका किया जाता है बैटरी में, शीशा का. और जो लेड या शीशा होता है ये होता है धातु है लेकिन विद्युत की कुचालक धातु है. विद्युत की कुचालक धातु होती है लेड या शीशा. हम बात करते हैं पारा की. जो धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है. लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है कौन, पारा. और बात करते हैं सिल्वर की, तो एजी अर्जेंटम बोला जाता है. और एजी से दर्शाया जाता है. और जो सिल्वर होती हैं इसको ये ऊष्मा और विद्युत दोनों की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है कौन, सिल्वर, चांदी. और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का अप्रूप होता है, कार्बन का एक क्रिस्टलीय अप्रूप है ग्रेफाइट. जो जिसका उपयोग पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल की जो जिसकी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है. और ये होती है विद्युत की सुचालक. अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है कौन, ग्रेफाइट. और धातु है लेकिन विद्युत की कुचालक है कौन, लेड. याद रखिए सभी फैक्ट्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण जो होता है ये क्या इसको ये अध्ययन नहीं है. जो सब्जियों का जो उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण इन तीनों को बोला जाता है ओलोरिकल्चर. तो ओलोरिकल्चर जो क्या होता है, तो सब्जी को उत्पादन करना, भंडारण करना और उसको प्रसंस्करण करना, ये सभी आ जाता है किसमें, ओलोरिकल्चर में. और टेक्सोनॉमी को इसको बोला जाता है वर्गीकी.
तो इसमें नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें, पेड़ पौधे का, और पेड़ पौधों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें, टेक्सोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बोला जाता है बागवानी, और इसमें पेड़ पौधे उगाना और उनका देख रेख करना, ये सभी आ जाते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर में। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें जो है वो है सेरीकल्चर। तो फ्रेंड्स जो सेरीकल्चर होता है ये होता है कीट से संबंधित, कीट जो जो रेशम का उत्पादन करना, ये होता है सेरीकल्चर। याद रखने का भी ट्रिक होता है, जैसे कि जो रेशम होता है, रेशम की साड़ियाँ होती है, तो सेरी से साड़ी और रेशम, इस तरह याद रखिए। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन करना, कीट का उत्पादन करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो वर्गीकरण, जो पंचजगत वर्गीकरण, जैसा कि बीटेक करने दिया था पंचजगत वर्गीकरण, तो उसका जो आधार इकाई क्या थी, तो उसकी आधार इकाई थी प्रजाति, जिसे स्पेसीज बोला जाता है। स्पेसीज, स्पेसीज ये होती है वर्गीकरण की आधारी इकाई। और बात करते हैं वर्गीकरण की, तो जो वर्गीकरण सबसे मुख्य रूप से किन 5-6 हिसाब वर्ग उनके आधार पर किया जाता है। तो सब वर्गीकरण सबसे पहले किया जाता है जगत, जगत के आधार पर किया जाता है। उसके बाद संघ या श्रेणी, जगत में विभाजन होता है 5 जगत, द्विजगत, इस तरह। उसके बाद संघ श्रेणी या संघ या श्रेणी उसमें किया जाता है। उसके बाद होता है वर्ग में, जगत, संघ या श्रेणी, वर्ग। उसके बाद होता है वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद आता है वंश, और वंशों के बाद जो आधारीय इकाई होता है वो होती है प्रजाति। तो ये विभाजन का जो क्रम होता है वो इस तरह होती है। जगत होता है, सबसे पहले जगत में विभाजन होता है, उसके बाद संघ या श्रेणी, उसके बाद होता है वर्ग, गण, कुल, वंश, और उसके बाद आता है ये प्रजाति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है कि जो गोल जीवाणु जो होते हैं, जो जीवाणु का प्रकार, जैसे आकृति के हिसाब से भी 3-4 तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो गोल जीवाणु होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कोकस। कोकस जीवाणु जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं, गोल होते हैं और सबसे छोटे आकार के होते हैं। कौन, कोकस जो जीवाणु होते हैं। और विब्रियो, विब्रियो जो होते हैं ये कोमा का आकार के होते हैं, इस तरह के 99 इस तरह के आकृति होते हैं विब्रियो। इस विब्रियो जीवाणु जो होते हैं विब्रियो बोला जाता है इस तरह के कोमा के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें। और बेसिली ये होते हैं छड़ के आकार के, इस तरह के आकार के होते हैं कौन, बेसिली जो जीवाणु होते हैं। और स्पाइरल ये होते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जो जीवाणु होते हैं उन्हें बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है स्पाइरल। और जो छड़ आकार के होते हैं उन्हें बोला जाता है बेसिली, छड़ के आकार का। और जो कोमा के आकृति के होते हैं उन्हें बोला जाता है विब्रियो, और जो गोल आकृति के होते हैं उन्हें बोला जाता है कोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विंडो ऑफ द आई किसे कहा जाता है, या आई का दरवाजा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कॉर्निया। आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है ये वाला भाग, ये अंदर जो छोटी सी जो लेंस से जिससे प्रकाश अंदर जाता है वो होता है पुतली। और उसके बाहर जो होती है, जो पुतली का साइज निर्धारण करती है वो होती है आइरिस या परितारिका। ये आइरिस, ये पुपिल की जो साइज होती है उसको निर्धारित करती है कौन, आइरिस। और आइरिस के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो कहलाती है कॉर्निया। और जो नेत्रदान में जो आँख का भाग दान किया जाता है वो भी होता है, वो कॉर्निया ही होता है। नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया को दान किया जाता है। जो भी प्रकाश हमारे आँखों में आता है वो किससे होकर आता है, तो वो कॉर्निया से होकर आता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे विंडो ऑफ द आई कहा जाता है, कॉर्निया को। और बात करते हैं रेटिना की।
तो जो रेटिना होती है ये आँख में पीछे होती है, इस तरह पीछे। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर। कैसा बनता है, हमेशा याद रखिए वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आइरिस प्यूपिल की साइज निर्धारित करती है, और प्यूपिल जो इससे होकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो है एकमात्र जीवाणुरोधी धातु कौन सी है, जो एंटीबैक्टीरियल धातु कौन सी है वो बताना है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कॉपर या तांबा, Cu से दिखाया जाता है, और ये एंटी जीवाणुरोधी धातु है। इसीलिए जैसा कि हमें देखते हैं कि जो लोग नदियों में सिक्के फेंकते हैं या सिक्के जो डुबोते हैं, उसका रीजन यही रहता है, इससे पानी साफ होता है, किससे, तांबा से। और तांबे के बर्तनों में पानी भर के पीने का भी यही रीजन होता है, उससे जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, किससे, तांबे से। इसीलिए तांबे के बर्तनों में हमें भी पानी तांबे के बर्तनों में ही पीना चाहिए। और बात करते हैं जिंक की, तो जिंक जस्ता बोला जाता है। और सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, सोना Au वो लिखा जाता है। और सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होता है, और मिट्टी के तेल में इसको ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक बड़ी आंत का भाग नहीं है। जो छोटी आंत के बाद जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। इस तरह की शेप पाई जाती है बड़ी आंत की ये, और यहाँ बीच में छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है कौन सा, इलियम वाला हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, तो ये जुड़ा रहता है बड़ी आंत का प्रारंभिक हिस्से से। तो बड़ी आंत और का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है वो होता है सीकम होता है। उसके बाद कोलोन और रेक्टम, ये तीनों बड़ी आंत के हिस्से हैं। कोलोन में कौन जो हिस्सा होता है, इसमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, इसमें ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई, जो विटामिन के और विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, कौन, ई कोलाई जीवाणु। कहाँ पाए जाते हैं, तो कोलोन वाले भाग में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि इनमें से कौन सा एक बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है, तो ये तीनों तो बड़ी आंत के हिस्से हैं। कौन कौन से, सीकम, कोलोन, रेक्टम, याद रखिए तीनों ही, सीकम, कोलोन और रेक्टम। इसका जो ऑप्शन डी है जो नीचे रह गया है वो इसका इलियम जो है बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है, ये छोटी आंत का हिस्सा है। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों ही जो है छोटी आंत के हिस्से होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वयस्क मनुष्यों में दंत सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2 1 2 3। वयस्क मनुष्यों में जो दंत सूत्र होता है, बच्चों में नहीं, बच्चों से बड़ों में जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3। इसका जो मतलब होता है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, इन सब में मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये हो जाएगा 4 और ये 8, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इस तरह ये 8 4 12 और 8 20 और 12 ये हो गए आपके 32 दांत। इस तरह दांतों का फॉर्मेशन पाया जाता है किसमें, वयस्कों में। इंसीजर्स जो हमारे सामने के दांत होते हैं ऊपर और नीचे, 2 ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे, ये होते हैं इंसीजर्स। और कैनाइन जो तीखे दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन। और उसके बाद प्रीमोलार जो दाढ़ से पहले पाए जाते हैं प्रीमोलार होते हैं। उसके बाद मोलार मतलब दाढ़ होती हैं। तो ये तो हो गया वयस्कों में। और बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों में यह दंत सूत्र होता है 2 1 0 2 2 1 1 0 2, मतलब इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इसमें जो होता है प्रीमोलार नहीं पाई जाती है बच्चों में, और मोलार पाए जाते हैं। 4 दूने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8। तो इस तरह बच्चों में जो होता है ये 8, बच्चों में ये 20 दांत पाए जाते हैं बच्चों में। तो क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो प्रीमोलार। अग्र चवर्णक भी बोला जाता है, ये बच्चों में
नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए 2 1 2 3। वयस्क मनुष्यों में दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, बच्चों में होता है 2 1 0 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो तरंगों की जो दूरी होती है वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो तरंगदैर्घ्य इसमें रखेंगे, यहाँ हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। और समय का उल्टा जो एक बटे समय, ये समय का जो उल्टा होता है वो आवृत्ति होता है। तो उसको रखेंगे आवृत्ति, यहाँ रख दिया। तो तरंगदैर्घ्य के गुणन में आ जाएगी आवृत्ति। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति इन दोनों का गुणनफल कहलाता है तरंग की चाल या तरंग का वेग। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं और आवृत्ति को न्यू से। तो तरंगदैर्घ्य का जो चाल होती है वो होती है लैम्डा इंटू तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का गुणनफल क्या कहलाएगा, तो वो तरंगों की चाल कहलाएगी। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंगों की चाल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।